आइए प्रश्नावली 1.2 का अब तीसरे नंबर हिसाब पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर में सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है मेरा कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम किस विधि से निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आइए 12 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकलता है? 1 गुना 2 स्क्वायर गुना 3। तो वो कैसे? तो 12 का हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो 12 का जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 एक 3। तो क्या देख रहे हैं हम? एक तो सबका है 1 गुना 2, 2 कितने हैं? 2 गो है, 2 12 आए हुए हैं। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और गुना 3 लिख दिए। उसी तरह से 15 का निकालेंगे तो 15 तो 3 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 को 1 से क्या हो गया? 1 गुना 3 गुना 5, 1 गुना 3 गुना 5। उसी तरह से 21 का हम लोग निकालेंगे तो 21 का क्या निकलेगा? 3 से देंगे 7 या 21, फिर यहाँ पे 7 से देंगे 7 1 का 7। तो कितना निकल गया? 1 गुना 3 गुना 7, 1 गुना 3 गुना 7 लिख दिए। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में हम जानते हैं कि जो मिल जाए, जो कॉमन आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है? केवल एक मिल रहा है, एक ही केवल मिल रहा है। बाकी और उसके बाद कौन मिल रहा है? यहाँ पे 3 मिल रहा है, 1 और 3, तीनों में कौन मिल रहा है? 1 और 3। 2 नहीं मिल रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन 1 और 3 मिल रहा है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 गुना 3 यानी कि 3। उनके बाद एलसीएम में, तो एलसीएम में हम जानते हैं जो मिले और जिनका पावर ज्यादा हो और जो ना मिले उसको भी लेते हैं। तो 1 मिल रहा है, 3 मिल गया, ले लिए, लेकिन मेरा क्या नहीं मिल रहा है? यहाँ पे मेरा 2 ये नहीं मिल रहा है, उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसको भी ले लिया। 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। जब इसको हम गुना करते तो 420 हो गया। ये मेरा एलसीएम हो गया। तो ये मेरा क्या था? 12, 15, 21 का एचसीएफ निकल गया 3 और एलसीएम निकल गया 420। ठीक, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है मेरा? 17, 23 और 29। एकदम आसान सा तरीका है। 17 का क्या है? 17 अभाज्य संख्या है। तो 17 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये किसी से नहीं कटेगा, यह 17 अपने आप से कटेगा, इसलिए मैंने लिख दिया 1 गुना 17। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो कि यह किसी से नहीं कट रहा है, ये अपने आप से कटेगा। तो 23 का भी क्या हो गया? 23 से ही कटा है तो 1 निकला, 1 गुना 23, 1 गुना 23। अब आइए 29 भी अभाज्य संख्या है, ये भी अपने आप से कटेगा। 29 का भी निकाले तो 1 गुना 29 निकलता है, इसीलिए इसको मैंने क्या लिख दिया? 1 गुना 29। अब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं? केवल 1 आ रहा है इसका कॉमन, तो 1 इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बारी आती है, तो एलसीएम तो हम जानते हैं जो मिलेगा उसको भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। तो 1 तो आना ही है, नहीं कौन मिल रहा है? 17 नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है, 29 नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसको भी ले लिया। 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29, जब इसको गुना किए तो कितना हो गया मेरा? 11,339। ये मेरा एलसीएम हो गया। तो ये इनका एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाला। अब आते हैं कि ये तीसरे नंबर पे हिसाब क्या है? 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। इसका भी इसी नियम के द्वारा इसी तरह हम लोग इनका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो आप इसको स्वयं निकालेंगे और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। लेना ना, चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.2 के चौथे नंबर हिसाब पे चलते हैं। तो चौथे नंबर हिसाब पे क्या दिया हुआ है? एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का 9 दिया हुआ है, यानी कि 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, और 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालें? तो आइए सबसे पहले हम लोग बनाने से पहले हम लोग इसके फार्मूला पे चलते हैं, कुछ सूत्र को पढ़ते हैं, क्योंकि पहले भी पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मानते हैं कि यदि संख्या ए तथा बी हो, यदि कोई दो संख्याएं ए और बी हो, तो क्या होता है कि पढ़े हुए हैं हम लोग कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके
एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लॉसॉ और मोसॉ के गुणनफल के बराबर होते हैं। उसी को हम क्या लिखते हैं, तो पहली संख्या मैंने क्या मान लिया, ए को मान लिया, दूसरी संख्या किसको मान लिया, तो बी को मान लिया। पहली संख्या मेरा ए है और दूसरी संख्या को मैंने बी मान लिया, तो हम उसी के माध्यम से क्या लिखेंगे, तो ए गुना बी, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लॉसो, यानी कि मोसो एचसीएफ ए बी का एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम पहली और दूसरी संख्या का एलसीएम। तो क्या लिखेंगे, ए गुने बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इनको आप याद रखिए, जो कि अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है और कई हिसाब इससे आपका बनेगा। तो आइए इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, ए इक्वल टू क्या हो गया, अब क्या देखें यहाँ गुना कर रहा है ये, तो यहाँ इसको हम जब ट्रांसफर जब करेंगे साइड, यानी कि ये एलएचएस से जब आरएचएस जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, एचसीएफ ए बी का और एलसीएम ए बी बटे बी, यानी ये डिवाइड हो गया। वहीं पे अगर यानी पहली संख्या निकालने के लिए और हम दूसरी संख्या निकालेंगे यानी बी निकालेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे गुना कर रहा है तो यहाँ ए भाग हो गया। तो क्या लिखे, एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी बटे ए। वही एचसीएफ का निकालना ए बी का, एचसीएफ निकालना ए बी का, कि ये गुना कर रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, ए बी का एचसीएफ बराबर क्या हो गया, ए गुना बी बटे एलसीएम ऑफ ए बी। वही एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना कर रहा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुने बी बटे एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये फॉर्मूला को आप जो है अभ्यास करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी पे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए बाबू, इस पे बनाते क्या है, तो क्या दिया हुआ था, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, इनका एलसीएम निकाल। तो ये मेरा क्या हो गया, पहली संख्या यानी ए हो गया, ये क्या हो गया, दूसरी संख्या यानी बी हो गया। तो पहली संख्या ये ए हो गया, बी हो गया, तो क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप यहाँ फॉर्मूला देखिए, क्या देख रहे हो, एलसीएम ए बी बराबर ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मैंने लिखा एलसीएम ए बी बराबर ए गुना बी बटे एचसीएफ ए बी। आइए, तो 21 का ए क्या हो गया, 306 हो गया, बी क्या हो गया, 657 हो गया। ए गुना बी यानी ए गुना बी 306 गुना 657, एचसीएफ ए बी का एचसीएफ यानी इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो इतना बटे 9 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो 34 बार में कट जाएगा, ये 9 किया 27, बचा हासिल 3 पे 6 36, 9 चौके 36 कट गया। 34 गुना 657 जब हम गुना करते तो क्या निकला, 22,338, 22,338। ये मेरा आंसर हो गया, ये निकल गया। ये पहला नंबर हिसाब था। इसी को अगर यहाँ पर दूसरा नंबर हिसाब पे सॉरी ये इसमें एक ही हिसाब है, तो इस तरह का कोई भी हिसाब आपके पास दिया है तो आप इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। प्रश्नावली 1.2 का 5 नंबर हिसाब, 5वें नंबर हिसाब में क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से आरंभ होती है। उनकी सबसे छोटी संख्या 1 होती है और पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 से स्टार्ट होती है। चलिए उस पर हम नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि यानी क्या वह 6 पावर n अगर कोई जो है प्राकृत संख्या हो, यानी 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कोई भी संख्या हो, एक के बाद कोई भी संख्या रहे, तो क्या 6 पे पावर अगर जो है n रहेगा, n के जगह पे कोई प्राकृत संख्या रहे तो वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पे अंक समाप्त हो सकती है। यानी कि उनका जो हम निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या 0 होगा। इस चीज को जो है हमें जो है लिखना है। तो क्या आप देखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि n के लिए संख्या कोई n के लिए यानी कोई प्राकृत संख्या n है, अगर वह 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अगर 0 से समाप्त होने की बात है तो वह 5 से विभाज्य होगी,
क्योंकि हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं कि किसी भी इकाई स्थान पर अगर 5 और 0 है, यानी कि 0 है, तो वह जो 5 से विभाजित होता है, 0 अगर है तो वो 5 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर वो 5 से विभाज्य होगी क्या, अर्थात 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी चाहिए। यानी कि 6 पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उनमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमने जब निकाला 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड तो क्या निकल रहा है, 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 पावर n, 2 गुना 3 पे पावर n, यानी क्या देख रहे हो, 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। और इसके बाद और एक चीज समझिए कि हम जानते हैं कि गणित के मौलिक नियम अभाज्य गुणनखंड का प्रत्येक संख्या अद्वितीय होता है। यानी कि गणित के मौलिक नियम यह हमें निश्चित करवाती है, ये उससे हमको पता है कि अभाज्य गुणनखंड का प्रत्येक संख्या जो क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल उसका एक ही हल होता है, यानी कि एक के अलावा कोई हल नहीं होता है। आइए यहाँ पे जैसे 2 है, 2 का क्या, यह अद्वितीय है, केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 3 की बात करते हैं, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, यानी कि अद्वितीय है, दूसरा कोई इसका जो है ना, अब इसका जो है विभाज्य नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, तो अद्वितीय होता है, अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना संभव ही नहीं है। 6 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का आना संभव ही नहीं है, क्योंकि 2 और 3 है, 2 और 2 का तो फिर निकलेगा नहीं, 3 का निकलेगा नहीं, क्योंकि उनका किसी भी अभाज्य यानी कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो वो अद्वितीय होता है, वो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, ये अद्वितीय होना। तो ये 5 आना संभव नहीं है। जब 5 संभव ही नहीं है, क्या लिखे ऊपर में, 5 विभाज्य होगा तभी ऐसा होगा, 0 पे समाप्त होगा। जब 5 आएगा ही नहीं तो क्या लिखो कि 6 पावर n, इसलिए 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ऐसे भी आप देखिए, अगर यहाँ 6 पावर n की बात करें हम, तो n क्या कह रहा है कि कोई प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, n क्या कह रहा है, कोई प्राकृत संख्या हो, तो प्राकृत संख्या हो तो 6 पे पावर प्राकृत का 1, तो 6 पे पावर का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। 6 पे प्राकृत संख्या अगर 2 ले लेते हैं तो क्या हो गया, 36 हो गया। 6 पे पावर अगर 3 ले लेते हैं, 6 पे पावर 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, कुछ भी संख्या n के जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी संख्या आप ले लें, इनका जो है ये 0 पे समाप्त नहीं होगी, ये 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। ये हम लोग ऐसे भी जांच करके देख सकते हैं। तो इसमें ये हमको ये जांच करना नहीं है, बल्कि हमको ये जो है स्पष्ट लिख देना है, क्या लिख देना है कि यह समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट याद रखना है कि यह n 0 पे तभी समाप्त होगा जब उसका क्या अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तभी होगा। 5 नहीं आएगा तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्लियर है, इतना ही हमको जानना है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे।